गुड मॉर्निंग। कल हमने फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में बताया था। उसमें एल्कोहल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना की थी। उसके बाद है फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता में तुलना। RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। जैसे कल बताया कि फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। क्यों? कि फिनोक्साइड में फिनोल से फिनोक्साइड बनता है जिसमें अनुनाद के कारण स्थायित्व आ जाता है। इसी प्रकार RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल दोनों ही अम्लीय होते हैं, लेकिन इनमें कौन सा प्रबल अधिक है, कौन सा कम है। यद्यपि दोनों में ही अनुनाद है, फिनोल में भी अनुनाद है और RCOOH दोनों में अनुनाद है, उसके बावजूद भी क्या होती है, अम्लों की अम्लीय प्रकृति फिनोल से अधिक होती है। कैसे समझिए, देखिए RCOOH ये बनाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और फिनोल बनाता है फिनोक्साइड आयन। दोनों H प्रदान कर रहे हैं, दोनों अम्लीय है, लेकिन दोनों की तुलना करें तो फिनोल कम अम्लीय होता है। यद्यपि दोनों में क्या होता है, अनुनाद। पहले लेते हैं RCOOH। दूसरा है फिनोक्साइड में ये है। यद्यपि फिनोक्साइड की 5 संरचनाएं हैं,
आप देखिए फिनोल में अनुनाद की 5 संरचना जबकि अम्ल में 3 ही है। इसके बावजूद भी कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होते हैं। कारण ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऋणावेश केवल अधिक ऋण विद्युतीय O परमाणु पर होता है, जिसके कारण वह प्रभावशाली रूप से स्थायित्व प्रदान करता है। RCOOH में ऋण आवेश केवल ऑक्सीजन परमाणु पर होता है, जो अनुनाद को प्रभावशाली ढंग से या आसानी से स्थायित्व को प्रदान करता है। जबकि फिनोक्साइड में ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय O के अलावा कम ऋण विद्युतीय कार्बन पर भी होता है। यहाँ देखिए, यहाँ O पर है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, जो कि अनुनाद में स्थायित्व को कम करता है। अतः RCOOH में अधिक स्थायी अनुनाद के कारण ही RCOOH फिनोल से अधिक अम्लीय होते हैं। तो ये थे फिनोल की अम्लीय प्रकृति। इसमें 3 बातें ध्यान देने की है। एक तो फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं, ये बात बतानी है। दूसरा, RCOOH से दुर्बल अम्लीय होता है। तीसरा, फिनोल पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। यदि फिनोल में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह उपस्थित है तो वो फिनोल दुर्बल अम्लीय हो जाएगा, और यदि फिनोल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी -I प्रभाव के समूह होते हैं तो वो फिनोल को अधिक अम्लीय बना देते हैं। और अंत में हम कैसे भेद करेंगे कि दिया गया फिनोल एक अम्ल है। प्रैक्टिकल में आपके RCOOH और फिनोल दोनों ही है। आप कैसे दोनों में पहचानोगे अम्ल कौन सा है, फिनोल कौन सा है? 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में RCOOH है, एक में फिनोल है। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें अम्ल है फिनोल है? इसकी पहचान के लिए, क्योंकि दोनों अम्लीय है, RCOOH और फिनोल दोनों ही नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्लीय हो गए। अब इन्हें पहचान कैसे करेंगे? तो दोनों प्रणालियों में सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का विलयन डाल देंगे। जिस प्रक्रिया में बुदबुदाहट की गैस बनती है, CO2 गैस बनती है, उसमें क्या होता है, RCOOH, और फिनोल में कोई क्रिया होती ही नहीं है। तो बोर्ड में आ जाता है कि RCOOH फिनोल में विभेद करने के लिए किस यौगिक का उपयोग करते हैं? उत्तर क्या आएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद इसमें तो क्रिया चल रही थी फिनोल के O समूह की क्रिया। उसमें पहली अम्लीय प्रकृति पूरी हुई। अब इसमें 3-4 क्रिया और ही है। दूसरी क्रिया है Zn के साथ, दूसरी है जिंक, कि जब फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनाता है ZnO। फिनोल को जिंक के साथ गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है और क्या बन जाती है? बेंजीन। तीसरी है अमोनिया NH3। फिनोल 573 केल्विन पर अमोनिया के साथ क्रिया करके एनिलीन देता है। 675 575, इससे बन जाएगा एनिलीन। और चौथा है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फिनोल और PCl5 को गर्म करते हैं, पहले क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन।
जो बाद में POCl3 से क्रिया करके ट्राइफेनिल फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। C6H5OH प्लस PCl5 पहले बनता है बेंजिल क्लोरोबेंजीन या बेंजिल क्लोराइड, POCl3 प्लस। अब ये दोनों क्रिया कर लेते हैं, क्लोरोबेंजीन और फास्फोरस ऑक्सीट्राई क्लोराइड में क्रिया होती है तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट बन जाता है। HCl। ये पूछ लेते हैं कई बारी कि क्या होता है जब फिनोल निम्न से क्रिया करता है, ZnNH3 PCl5 है। उसके बाद है नंबर 6 इथरीकरण। यानी कि फिनोल से इथर प्राप्त करने को क्या कहते हैं, इथरीकरण। कैसे कि जब फिनोल पहले एसीटोन की प्रेजेंस में NaOH से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम फिनोक्साइड, जो एथिल या मेथिल आयोडाइड से क्रिया करके एनिसोल यानी एरोमेटिक एथिल का निर्माण करता है। पहले NaOH के साथ एसीटोन की उपस्थिति होती है, बनता है सोडियम फिनोक्साइड, ONa, जो मेथिल आयोडाइड से क्रिया करके एनिसोल यानी कि इथर का निर्माण करता है। OCH3 से एनिसोल कहते हैं। इथरीकरण यानी कि एस्टर का बनना, जैसे कि हमने फिनोल में एल्कोहल में किया था। एस्टरीकरण महत्वपूर्ण क्रिया है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ये फिनोल क्रिया लागू होती है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। RCOOH प्लस HO C6H5 यानी ऐसे लिखें फिनोल को तो यहाँ उपस्थिति होगी H2SO4। इससे क्या होगा, एस्टर का निर्माण हो जाएगा। अगली क्रिया है बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण यानी कि फिनोल और बेंजोइल क्लोराइड जब फिनोल से क्रिया करता है तो फिनोल के H का प्रतिस्थापन बेंजोइल समूह के द्वारा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, बेंजोइलीकरण। देखिए ये है आठवां है बेंजोइलीकरण। जब फिनोल बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया करता है तो फिनोल के H परमाणु का Cl के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और एरोमेटिक एस्टर का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, बेंजोइलीकरण। ऑक्सीकरण जब फिनोल
सोडियम क्रोमेट के अम्लीय विलयन के द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो पैरा बेंजोक्विनोन बनाता है जो कि गुलाबी रंग का होता है, यानी कि ऑक्सीकरण करने पर ये गुलाबी रंग के परिवर्तित हो जाता है। तो ये थी 8-9 क्रियाएं फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। इनमें खास बिंदु क्या था? अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति में 3 खास बातें बताई, उसके बाद में उसकी ये 8 क्रियाएं और है। इसको क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यानी कि फिनोल में मुख्य क्रिया कौन सी होती है? बेंजीन विलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन में की थी। पहले इस बात को बता रहे कि इसमें OH समूह को आर्थोदेशिक है क्या मेटादेशिक है, और क्वेश्चन में आ जाता है कि सिद्ध कीजिए OH एक आर्थो और पैरा निर्देशीय समूह होता है। तो यह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं? सिद्ध कीजिए OH समूह आर्थो और पैरा निर्देशी। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है, क्योंकि इसमें अनुनादी संरचना क्या पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो OH समूह आर्थो और पैरादेशिक है। तो ये आपको +1 में बताया गया है क्या कि बेंजीन विलय पर OH समूह जो होता है इसका +I प्रभाव होता है, अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन विलय को प्रदान करता है जो अनुनाद के द्वारा विलय में आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही आसानी से आक्रमण कर प्रतिस्थापी यौगिक बना देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि फिनोल एक आर्थो और पैरादेशिक समूह है। यही पूछ लेते हैं कि आर्थो और पैरा सक्रियकारी, क्योंकि फिनोल की वजह से फिनोल में OH की समूह की उपस्थिति से एक इलेक्ट्रॉन युग्म विलय को प्रदान करने से बेंजीन की विलय की आर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, बेंजीन अधिक क्रिया हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं केवल आर्थो और पैरा पर आक्रमण करते हैं, अतः इसको सक्रियकारी समूह भी कहते हैं। अब आपको अनुनाद के द्वारा इसको दर्शा देंगे। ये है। तो बोर्ड में आप एक अनुनादित संरचना जरूर आती है। आपके पाठ्यक्रम में क्लोरोबेंजीन की संरचनाएं हैं, फिनोल की होगी, फिनोक्साइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन। इन 6 में से एक की
संरचना अवश्य ही आ जाती है। तो ये क्या पूछ ले कि सिद्ध कीजिए ओ समूह आर्थो पैरादेशिक होता है, तो ये देना है। अगर ये आ जाए Cl समूह है तो यहाँ Cl कर देंगे, अगर आ जाए NH2 तो यहाँ NH2 कर देंगे। यानी इन संरचनाओं में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल ये ऊपरी क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहाँ हमें क्या देनी है, एक फिनोल की ऐसी क्रिया देनी है जहाँ बेंजीन विलय भाग लेती है। इसमें पहली क्रिया आती है नाइट्रीकरण। जैसे हमने क्लोरोबेंजीन में क्या किया था, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, मैथिलीकरण, फार्मिलीकरण, ऐसे यहाँ भी 5-4 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है नाइट्रीकरण। नंबर 1, इसमें 2 क्रियाएं होगी। एक तो होती है तनु HNO3 के साथ, एक होती है सांद्र गर्म के साथ। उसमें परीक्षा में दिया होगा कि क्या होता है जब फिनोल तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है या सांद्र से क्रिया करता है। तो पहला है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। जब फिनोल 298 केल्विन ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो आर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण देता है। HNO3 तनु होता है 298 केल्विन, ठंडा विलयन होता है। आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। ये होता है 90%, ये होता है 10%। तो कोई भी आ जाए आर्थो और पैरा में हमेशा पैरा अधिक स्थायी होता है और आर्थो कम स्थायी होता है। कम उपलब्धि होती है आर्थो की, ज़्यादा होती है पैरा की। दूसरा है सांद्र और गर्म। यानी कि जब यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस होती है, क्योंकि इसके बगैर NO2 आयन बनते नहीं। नाइट्रोनियम आयन प्राप्त करने से में क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। कि जब सांद्र और गर्म नाइट्रिक अम्ल और फिनोल क्रिया करते हैं तो ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। यह एक प्रकार की डाई, यह एक विस्फोटक पदार्थ है। यानी कि जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये होता है नाइट्रिक कारक मिश्रण। सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक कारक मिश्रण को फिनोल के साथ गर्म करते हैं तो फिनोल का नाइट्रीकरण से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं, और यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि नाइट्रिक अम्ल से कौन सा रंजक प्राप्त होता है, इसमें कौन सा क्रोमोफोर है, कौन सा क्रोमोजन है। दूसरी क्रिया है नाइट्रिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्लस HNO3, यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसके बगैर NO2 आयन नहीं बनता, इसलिए नाइट्रोनियम आयन प्राप्त करने के लिए क्या मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो R इसमें बनेगा 2,4,6। OH, तो ये बन गया पिक्रिक अम्ल। यहाँ वर्णवर्धक और वर्णमूलक आ जाते हैं। तो यहाँ NO2 समूह क्या है, वर्णमूलक है, और OH क्या वर्णवर्धक है। आपको रंजक वाले पाठ में बताया गया था कि
और कार्बनिक पदार्थों के रंगीन होने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो उनमें क्या होता है, वर्णमूलक समूह। ऐसे समूह जो यौगिक को रंग प्रदान करते हैं वो वर्णमूलक होते हैं, जैसे NO2 जो ये समूह क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ये क्या रंग प्रदान करते हैं। जबकि एक होते हैं रंग को गहरा करते हैं, वो होता है OH। तो पिक्रिक अम्ल नाइट्रो रंजक है जिसमें वर्णमूलक NO2 समूह और वर्णवर्धक OH समूह है। उसके बाद में दूसरी क्रिया आती है एलोजनीकरण। एलोजनीकरण यहाँ क्रिया इसकी है ब्रोमीन के साथ। अब ब्रोमीन में दो क्रिया है, एक तो है कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, एक है ब्रोमीन जल से। तो यदि फिनोल ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का श्वेत अवक्षेप बनता है, जो कि फिनोल के परीक्षण में काम आता है। और यदि CH2 लेते हैं तो क्या बनता है, आर्थोपेरा ब्रोमोफिनोल। अब जैसे पहले लेते हैं क्रिया में प्लस Br2। यहाँ शर्त क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म, इसकी प्रेजेंस लेते हैं तो क्या बनता है, आर्थोपेरा ब्रोमोफिनोल बनता है। यदि यहाँ ब्रोमीन जल ले लें यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन वाटर। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो ये था हैलोजनीकरण। आज का एपिसोड यहाँ तक ही है, बाकी का कल। थैंक यू।